हेलो माय स्टूडियोज पीपल एंड वेलकम टू सेल्फ स्टडी। तो इस वीडियो में हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की जो हमारी सीरीज़ है उसमें आगे चलेंगे, जहाँ पर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ एसिड्स, एसिड ऑक्साइड, मेटालिक ऑक्साइड्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, इन सब चीज़ों को देखेंगे। थोड़ा सा पीएच के बारे में जानेंगे, पीएच स्केल को पूरा डिटेल में समझेंगे। और इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि जो नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम आगे आपको बताएंगे सारा सॉल्ट्स के बारे में, वो आपके पास टाइमली अपडेट आए। वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर भी करें। सो लेट्स बिगिन विद इट। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, चैप्टर 2, क्लास 10, विच इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, आरजू पुंडीर। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि जो एसिड बेसिस हैं, हमने पहले भी इसकी डेफिनेशन में ये चीज़ पढ़ी थी कि इनकी जो प्रॉपर्टी है, मतलब एसिड की तरह तभी बिहेव करेगा जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा, या बेस जो है वो बेस की तरह तभी बिहेव करेगा जब वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा, मतलब वो वाटर के साथ कांटेक्ट में होंगे। तो ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से सिर्फ वाटर्स के साथ कांटेक्ट में होने से या फिर एक्वस सॉल्यूशन में होने से ही ये जो चीज़ें हैं ये इस तरीके से बिहेव करती हैं? दे बिहेव एज अ एसिड और बेस, दे शो देयर प्रॉपर्टी। सो द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ दैट व्हेनेवर एसिड और बेस आर डिज़ोल्व्ड इन वाटर, जब भी इन्हें हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है कि एसिड और बेस जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू कैटायन एंड एनायन। ये अपने रेस्पेक्टिव कैटायन और एनायन में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, जैसे कि HCl है। अब ये जो HCl है ये ना H+ आयन और Cl- आयन से मिला के बनता है, मतलब हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन से। तो जब इसको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है। इनके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स है ना वो थोड़ा कम हो जाता है और वो ब्रेक डाउन हो जाता है। आयनिक कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, या फिर कोई भी चीज़ किसी चीज़ के साथ कब बाइंड होती है? वी ऑल नो दैट कि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, तब जाके वो बाइंड होंगे। पर यहाँ पर क्या होता है कि वाटर में डिज़ोल्व होने की वजह से वो जो अट्रैक्शन होगा H और Cl के बीच में पर्टिकुलरली, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब क्या है कि ये जो H+ आयन एसिड के केस में इसमें से डिसोसिएट होकर आया है, ये कभी भी एज सच एग्जिस्ट नहीं कर पाता, मतलब H+ आयन H+ आयन की तरह नहीं रह पाता। रीज़न है कि ये हाईली अनस्टेबल होता है, ये किसी ना किसी चीज़ के साथ रिएक्ट ज़रूर कर जाएगा, और वहाँ पर रिएक्शन के लिए इसके पास क्या अवेलेबल है? वाटर, H2O। तो ये H+ क्या करेगा, ये वाटर के साथ कंबाइन कर जाता है एंड इट फॉर्म्स अ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन H3O+। H2O combines with H+ and forms a हाइड्रोनियम आयन। तो जब भी हमें H+ आयन कहीं पर रिप्रेजेंट करना होता है, हम उसको इसी फॉर्म में करते हैं, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में। और देखो इस पे भी 1 पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि एक H+ एक्स्ट्रा आयन है इसके ऊपर, तो ये बैलेंस्ड नहीं रहा। और सो व्हेनेवर एन एसिड गेट्स डिसोसिएट इट जनरेट्स हाइड्रोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन इफ इट्स HCl। अगर H2SO4 होता तो वो यहाँ पे सल्फेट आयन्स देता। यही चीज़ अगर हम नीचे देखें तो बेसिस के साथ भी होती है। बेसिस जब भी वाटर में डिसॉल्व होते हैं, ये भी कैटायन और एनायन में ब्रेक डाउन कर जाते हैं। यहाँ पे हमने बेस देखा है NaOH, तो Na पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, OH इज नेगेटिव। तो ये भी अपने कैटायन और एनायन में ब्रेक डाउन कर गए। नाउ द कंडीशन इज, देखो जो एसिड है उसमें क्या जनरेट हो रहा है, हमेशा H+ आयन,
बाकी तो दूसरा जो भी चीज़ है वो डिपेंड करती है कि कौन सा हमारा एसिड था, है ना। पर H+ आयन तो डिसोसिएट होना ही होना है, तभी वो जो है एक एसिड है। इसी तरीके से बेसिस में क्या डिसोसिएट होना है ज़रूर, OH- आयन। OH- आयन ज़रूर डिसोसिएट होना है, तभी वो एक बेस है। अब अगर हम इन दोनों को मिला दें तो H+ और OH- को अगर हम मिक्स कर दें तो क्या बनेगा, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, बनता है H2O। तो जब भी एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है, क्योंकि एसिड जो है उसका H+ और बेस में से निकला हुआ OH- जब दोनों कंबाइन करेंगे तो H2O फॉर्म होगा। अब देखो यहाँ पर जो जनरलाइज्ड रिएक्शन हमने इसके लिए लिखी है, दैट इज़ एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। ये हमेशा होता है, एसिड और बेस जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या दे रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो HX एसिड के लिए हमने लिखा है HX, X कैन बी एनीथिंग, Cl SO4 जो भी है वो। बेस के लिए हमने लिखा है MOH, जैसे हमने अभी बेस देखा था NaOH, है ना। तो ये Na जो है ये कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए हमने M का इस्तेमाल किया है, और OH ये दिखाने के लिए कि ये एक बेस है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, व्हाट विल हैपन, H के साथ जो X था और OH के साथ जो M था, ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे, तो ये तो बना देंगे एक सॉल्ट। ये भी प्लस माइनस में थे, और हाइड्रोनियम आयन का जो H+ था वो OH के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। अब अगर आप देखो कि ये जो फॉर्मेशन आई एसिड और बेस के रिएक्शन के साथ, इसमें ना तो अब H+ आयन बचे हैं ना ही OH- आयन। क्यों, क्योंकि सारे कंबाइन कर गए हैं एक दूसरे के साथ और वाटर मॉलिक्यूल उन्होंने बना दिया है। तो जो सॉल्यूशन अब बना, ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि उसमें ना H+ आयन है ना उसमें OH- आयन है। इसीलिए इस टाइप के हर रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि वो सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज कर देता है। एक क्वेश्चन जो है यहाँ से जनरेट होता है हमारे माइंड में, वो ये है कि क्या ज़रूरी थोड़ी है हमेशा कि अगर 5H+ आयन निकले हैं तो 5 OH- आयन निकलेंगे और सॉल्यूशन जो है पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये भी तो हो सकता है, अगर 5H+ आयन है और 4 OH- हैं तो वाटर मॉलिक्यूल तो 4 ही फॉर्म हो सकते हैं, एक H+ जो है वो एक्स्ट्रा रह गया। तो हाँ, ये कंडीशन भी होती है। लेकिन अब आप देखो, अगर सिर्फ 5H+ आयन होते तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो ज़्यादा एसिडिक होता। अब अगर 5H+ में से 4 जो हैं हमारे H+ आयन्स, वो तो वाटर फॉर्म कर गए, बचा कितना, 1। तो उसी चीज़ की एसिडिटी जो है वो कम हो गई ना भाई। 5H+ आयन जो हैं वो ज़्यादा एसिडिक करेंगे सॉल्यूशन को एज़ कम्पेयर टू 1H+ आयन, तो वो उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइजेशन की तरफ फिर भी ले जा रहा है। इसीलिए इन रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अ सिंपल एग्जाम्पल इज गिवन बिलो, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl। देखो, इसका Na आ रहा था मतलब X, इसका Cl आ गया मतलब M, तो NaCl प्लस H2O, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। नेक्स्ट वी कम टू रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड्स। मेटालिक ऑक्साइड्स जो होती हैं, मतलब मेटल्स की जो ऑक्साइड फॉर्म होती हैं, वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं। तो जब भी मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या देती है, सॉल्ट एंड वाटर।
इससे पहला जो हमने रिएक्शन देखा था अभी, जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे थे, तो वो भी सॉल्ट और वाटर ही प्रोड्यूस कर रहे थे, और मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रही है तो वो भी सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब अगर इट इज़ बेस प्लस एसिड तो ये भी सॉल्ट एंड वाटर देगा। मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड है तो वो भी सॉल्ट एंड वाटर देगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो मेटालिक ऑक्साइड हैं दे आर बेसिक इन नेचर, क्योंकि वो ऐसे ही बिहेव करते हैं एसिड के साथ जैसे बेस करता है। दैट इज़ वाई मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। इसमें एक जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज़ कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl। कॉपर एक मेटल है एंड CuO इट्स ऑक्साइड। जब ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो दे फॉर्म CuCl2 विच इज़ ब्लू ग्रीन इन कलर एंड फॉर्म्स वाटर 2 एंड दे आर बेसिक इन नेचर। और ये बेसिक क्यों है ये मैंने आपको बता दिया कि अगर एसिड के साथ बेस रिएक्ट करता है तो वो भी सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा। मेटल ऑक्साइड जो है वो भी यही काम कर रही है, तो दोनों का कहीं ना कहीं नेचर जो है वो सेम है, इसलिए मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर है। देन वी कम टू नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जब बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये क्या दे रही है, सॉल्ट एंड वाटर। यही अगर एसिड इसके साथ रिएक्ट करेगा तो देगा एसिड प्लस बेस also gives salt and water. So that is why non-metallic oxides are said to be acidic in nature. और इसका जो एग्जाम्पल है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। Now our next question comes is why acids and bases conduct electricity. Acids और bases जो हैं वो electricity क्यों conduct कर रहे हैं? This is something जिसे हमने अभी electricity का जो हमारा एक लास्ट वीडियो था केमिकल रिएक्शंस में, वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस देखा था। तो उसमें था कि जब भी किसी सोल्यूशन में से कोई आयनिक कंपाउंड होता है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो अपने रेस्पेक्टिव आयंस में ब्रेक डाउन कर जाता है। जब हम फिज़िक्स में अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की सीरीज़ बना रहे थे, जो उसमें वीडियोज़ हैं, उसमें आपने देखा होगा कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, एक ग्रेडियंट नहीं होता, तब तक जो है इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन नहीं करती है। तो अब कंडीशन क्या है कि ये जो हमारे एसिड और बेसेस हैं ये H+ और OH- आयन दे रहे हैं। H+ और OH- आयन दे रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कराने का मतलब है कि जहाँ भी आयन्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा फ्री आयंस की प्रेजेंस में कंडक्ट जो है करती है, और वो इस केस में भी जो वो कंडक्ट करेगी। अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करो, जो कि आपकी जो बुक है NCERT उसमें दिया भी हुआ है कि आप एक एसिड लो, एक बेस लो और एक ऐसा सॉल्यूशन लो जो ना एसिडिक है ना बेसिक है। जैसे कि उसमें दिए हैं कुछ सॉल्यूशंस जिसमें से एक है ग्लूकोज। तो व्हेन यू विल बी यूजिंग HCl विच इज़ एन एसिड और H2SO4 एज एन इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। देखो, जब हम एक सेल बनाते हैं उसमें क्या होता है, सेल जो हमारा केमिकल सेल होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसमें एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, दोनों एक दूसरे से दूर हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर ये इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होता, अगर किसी चीज़ के बीच में एक पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। तो अब कैथोड यहाँ है, एनोड यहाँ है ना, हमने इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, लेकिन इनके बीच में तो इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके जो
यहाँ तक का डिस्टेंस है, ए से लेके जो बी तक का डिस्टेंस है, इसमें कोई बीच में कनेक्शन नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक लिक्विड फिल कर देते हैं। इसमें हम एक लिक्विड फिल कर देते हैं, और उस लिक्विड के फिल करने का मतलब है यहाँ पर कि वो लिक्विड आयनिक इन नेचर हो, मतलब वो आयन्स डिसोसिएट करे, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा, क्योंकि उन आयन्स के थ्रू बी से ए की तरफ या ए से बी की तरफ कह लो, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जाएगी। लेकिन अगर ये जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन डाला है ये आयन्स में ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो वो तो पर्पसफुल ही नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी को आगे ए से बी तक कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए सिर्फ वो सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं जो आयन्स जनरेट कर सकते हैं। और एसिड और बेसिस के केस में, दोनों के केस में हमने ये पढ़ा है कि जो एसिड्स हैं वो H+ आयन देते हैं, और जो बेसिस हैं वो OH- आयन देते हैं। तो इसलिए ये दोनों जो हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। दिस was all about the nature of acids and bases. हमने इनके बारे में यहाँ तक जो है वो काफ़ी कुछ पढ़ा अभी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि एसिड्स जो हैं वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कितने ज़्यादा वीक होते हैं, कैसे हम उस चीज़ को टेस्ट कर सकते हैं कि एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच इंडिकेटर क्या चीज़ है, और किस तरीके से वो हमें हेल्प करती है टू नो दैट जो हमारा एसिड है या जो हमारा बेस है वो कितना वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सो stay tuned for the next video. Thank you for watching this video. Subscribe the channel so that you get the timely notification of our next video, and like the video if you have liked it, share it.